Recording in progress. All right, everyone. Let's start this question. Chlorate 1 ions undergoes the following reaction under aqueous condition. A series of experiments was carried out at different concentration of ClO negative and ammonia. The table shows the result obtained. Use the data in the table to determine the order with respect to each reactant, ClO negative and ammonia. Show your reasoning. ठीक है. So मैं सबसे पहले तो अमोनिया की बात कर लेता हूँ. पार्ट 1 में अमोनिया की बात कर लेते हैं. सही है. देखिए, अमोनिया का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए ClO माइनस को कांस्टेंट होना है और ClO माइनस का 2 और 3 एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट है. इसका मतलब अमोनिया का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज को यूज करूंगा. सो हम यहां लिख देते हैं यूज एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3. एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास वैल्यूज हैं 2.05 divided by 8.20 equals to concentration in experiment 2 is 0.200 और ये है आपके पास 0.400 पावर m. तो यहां से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी. इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया सेकंड ऑर्डर हो जाएगा. देखो वैसे भी नजर आ रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप डबल कर रहे हैं लेकिन इनिशियल रेट जो है वो 4 फोल्ड हो रहा है. तो जब ये सिचुएशन होती है तो ऑर्डर हमेशा सेकंड होता है. ओके, और हमने कैलकुलेशन से भी सेकंड ऑर्डर ही निकाल के दिया एग्जामिनर को. उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं कि ClO माइनस का भी ऑर्डर कैलकुलेट करो. ClO माइनस का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए अमोनिया को कांस्टेंट होना होगा. आप नोट करें अमोनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट नहीं है. जब कोई भी एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट ना हो तो फिर रेट इक्वेशन का कंपैरिजन बनेगा हमेशा. और आपकी मर्जी है इन दोनों में से कोई भी दो एक्सपेरिमेंट आप यूज कर लो. मैं कंपैरिजन के लिए एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 यूज कर रहा हूं. ऑलराइट, तो मैं एक्सपेरिमेंट 2 का रेट ये हो जाएगा 2.05 इक्वल्स टू के concentration of ClO नेगेटिव हमारे पास है 0.200. ओके, अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन मैंने अमोनिया के लिए और अमोनिया का पावर क्या है 2 स्क्वायर. तो मैं यहां स्क्वायर कर देता हूं और फिर मैं लूंगा ClO4 विच इज 0.400 और मुझे इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है इसलिए मैं m कर लूंगा डिवाइडेड बाय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट है 0.256 डिवाइडेड बाय k. अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं 0.100. इसका पावर स्क्वायर होगा क्योंकि इसका ऑर्डर सेकंड है. और ClO माइनस की एक्सपेरिमेंट 1 में कॉन्सेंट्रेशन है 0.200. इसका पावर m ले लीजिए. तो अगर आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो आंसर मेरे पास आएगा 8 इक्वल्स टू ये k से k कैंसिल हो रहा है. सही है.
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और अगर इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और इस 2 की पावर होगी m। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8 की पावर m। सो m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ClO माइनस ऑर्डर इज फर्स्ट। आपने नोट किया जब कंसंट्रेशन सारी की सारी डिफरेंट हो तो फिर रेट इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं इस तरह से। ऑलराइट, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 वो कह रहे हैं राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ClO नेगेटिव, इसका फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए कोई पावर नहीं आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का सेकंड ऑर्डर इसलिए पावर स्क्वायर। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि यूज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि एक्सपेरिमेंट 1 की क्या यूज करेंगे वैल्यूज हमेशा रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। अगर एग्जामिनर ना भी कहे तब भी, तो वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूं मैं स्ट्रेट अवे। ClO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 0.200, ये हो जाएगा 0.100 पावर स्क्वायर। तो यहां से K की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपके पास? आई बिलीव 128 आ जाएगी। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। K एज इट इज, ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल स्क्वायर DM-6 क्योंकि पावर स्क्वायर है। सो यहां से K की यूनिट फाइनली क्या हो जाएगी हमारे पास? मोल इनवर्स टू DM-6 सेकेंड इनवर्स, और यूनिट हो जाएगी। Let's move on to the next page. On the axis, sketch a graph to show how the value of K changes as temperature is increased. मैंने कहा था कि both are directly proportional to each other. So if temperature increases, rate constant की value also increases. So linear graph मिलेगा आपको, ठीक है? Next, in another experiment, the reaction between chlorate 1 ions and iodide ions in aqueous alkali was investigated. A solution of iodide ions in aqueous alkali was added to large excess of chlorate 1 ions and iodide ions was measured at regular time interval. दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि क्लोरेट 1 आयंस लार्ज एक्सेस अमाउंट के अंदर है और आयोडाइड आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन लार्ज एक्सेस अमाउंट के अंदर है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि लार्ज एक्सेस कब लेते हैं? तब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, और मैंने कहा था कि जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है तो उनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आयोडीन से रिलेटेड, आयोडाइड आयन से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए जरूरी है कि क्लोरेट 1 आयन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर हो। ऑलराइट, सो कंसंट्रेशन इज इन एक्सेस so rate has no effect. अब नोट करें वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड। ये रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है और उसने बता दिया आपको, तो इसका मतलब कांस्टेंट हाफ लाइफ का ग्राफ होगा। इसका मतलब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का लीनियर ग्राफ मिलेगा। यही दो पॉसिबिलिटीज होती है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप वो लिख के दे दीजिए एग्जामिनर को। तो हम यहां लिख देते हैं लिखते हैं एस
concentration of iodide ions increases at regular interval rate of reaction also increases. This can be drawn a straight line ग्राफ. ठीक है, ये पहला हो गया. दूसरा बनाएंगे हम प्लॉट अ ग्राफ of concentration against time to get a constant or to get a successive half life. All right. Okay, next question. This is question number 6. Examiner is saying propanol reacts with iodine in the presence of an acid catalyst. The rate equation for this reaction is shown. Guys, rate equation examiner ने बता दिया आपको. तो अगर रेट इक्वेशन एग्जामिनर ने बता दिए तो उस रेट इक्वेशन के हिसाब से हाइड्रोजन आयन का भी फर्स्ट ऑर्डर है और प्रोपेनॉन का भी फर्स्ट ऑर्डर है. वो आपसे कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल टू डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है जी. विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन ऑर्डर इज फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन ऑर्डर इज फर्स्ट, with respect to iodine order is 0. why? because ये iodine इस slow step reaction में involve ही नहीं हुआ, इसलिए वो rate equation का हिस्सा भी नहीं बना है. overall order जाहिर सी बात है 1 + 1 becomes 2. okay, next, an experiment is performed using a large excess of propanol. large excess of propanol दोबारा आया. तो लार्ज एक्सेस ऑफ प्रोपेनॉन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इसकी कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े. फिर वो कह रहे हैं आपसे लार्ज एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन. सेम रीजन, हम लार्ज एक्सेस इसलिए यूज करें ताकि इसकी कंसंट्रेशन से भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े. वो कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज इनिशियल दिस 1.00 into 10⁻⁵ मोल पर dm³. सही है. द इनिशियल रेट of decrease in the concentration of iodine is 2.27 into 10⁻⁷ mole per dm³ second inverse. Now the question is asking using the excess to draw a graph of iodine against time for the first and second of the reaction. सही है भाई. so आप नोट करें 1 सेकंड के अंदर concentration कितनी है. तो अगर 10 सेकंड्स की बात कर रहे हैं तो concentration कितनी होगी, है ना. तो हम यहां पर करते हैं कैलकुलेशन में, हेल्प कीजिएगा मेरी. सो 1 सेकंड में कंसंट्रेशन है हमारे पास 2.27 into 10⁻⁷ मोल पर dm³. उसको मैंने मोलर लिख लिया है. आई होप इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो अगर 10 सेकंड एग्जामिनर कह रहे हैं, so concentration is going to be concentration is going to be 2.27 times 10⁻⁶ mole per dm³, right? आप नोट कर रहे हैं. पहले ये वैल्यू थी, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई. सही है. ये हमारा स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन
कितनी होगी आफ्टर द रिएक्शन, ये भी तो मालूम करना है ना। तो इनिशियली कितना है मेरे पास 1.00 इंटू 10 टू द पावर -5, उसमें से रिएक्ट कितने हो गया 2.27 इंटू 10 टू द पावर -6। तो बताइए बच कितना जाएगा? -7.73 एक्सपोनेंट -6, राइट। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट 10 सेकेंड टेक्निकली इतनी होगी भाई, बोले यस नो। तो इनिशियल कितना था, ये थी ना इनिशियल वैल्यू, एग्री? ये तो सीधी भी क्वेश्चन है। और हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन आ रही है भाई 10 सेकंड के ऊपर डिक्रीज होने के बाद 7.73 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अब इसमें 7.73 इंटू 10 टू द पावर -6 चेक करो कहां पर आएगा। दैट्स टफ फॉर मी एट लीस्ट। यहां आ सकता है, ये जो वैल्यू है 7.73 इंटू 10 टू द पावर -6 ये यही होगी ना मेरे ख्याल से, राइट। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, चेक करें, एम आई राइट? थोड़ा सा ऊपर है, या होगा या नीचे होगा, पक्का देख लो एक नजर और, because I can't read this much। उसी के नीचे तो लगाया था पहले, come on man, here, चलो। तो अब जाहिर सी बात है ये कुछ इस तरह से होगा, सही है, ऐसा तो नहीं है? एक्सीलेंट। अब आगे चलते हैं, एग्जामिनर हमसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट उस पे, वो कह रहे हैं स्टेट वेदर इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट for this reaction from your graph? Explain your answer। I don't think so, because एग्जामिनर ने हर चीज तो लार्ज एक्सेस ली हुई है। जब हमें प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम ही नहीं है तो मैं के की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, राइट। तो हम यहां लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल to find the value of rate constant because concentration of hydrogen ion and propanon are not known as they are in excess, right। वो कह रहे हैं आपसे, the experiment is repeated at a different temperature, the initial concentration of hydrogen ion and iodine and propanon are all 0.2 मोल per reactive। यानी एग्जामिनर ने इन सब की इनिशियल कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइड कर दी व्हिच इज 0.2 मोल पर रिएक्टिव, एग्री। वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ के एट दिस टेंपरेचर इज गिवन, यानी वैल्यू ऑफ के भी प्रोवाइड कर दी एग्जामिनर ने, राइट। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन। सो मैं स्ट्रेट अवे क्या करूंगा, मैं रेट इक्वेशन लिखूंगा सबसे पहले, रेट इक्वल्स टू के concentration of propanon and concentration of hydrogen ion। आप नोट कीजिए मैंने आयोडीन को यूज नहीं किया क्योंकि आयोडीन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। रेट मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, के की वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे प्रोवाइड कर दी है, मैं उस वैल्यू को प्लग इन कर देता हूं 2.31 इंटू 10 टू द पावर -5
फिर आपके पास प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, फिर आपके पास हाइड्रोजन आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन है 0.2। सो यहां से रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I believe it's going to be 9.24 into 10 to the power minus 7 mole per dm cube second inverse. D part. The experiment is repeated using an excess of hydrogen ion. The now rate equation is shown. The value of K1 is given. Calculate the value of the half life. तो आप याद करो, मैंने आपको हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला दिया था, T half equals to 0.693 over K. Agreed? मुझे 0.693 फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय K. K की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन. इस वैल्यू को उठाकर आप यहां पर प्लग इन कीजिए, ये हो जाएगा 1.1 into 10 to the power minus 3. So T half is going to be how much? 630. And that's my answer. Next, use your answer to 1 to draw a graph of concentration of propanon against time for this reaction. The initial value of propanon on your graph should be 0.2 mole per dm cube. यानी यहां से स्टार्ट करना है मैंने, इनफैक्ट एग्जामिनर ने खुद से बना के दे दिया क्रॉस. ठीक है, वो कह रहे हैं द फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोपेनॉन ऑन योर ग्राफ शुड बी 0.025. 0.025 यानी यहां तक जाना है, राइट, यहां तक जाना है. सो बेटा अब हम क्या करेंगे, 0.2 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? Oh my goodness. मुझे टाइम का वो देखना है, एक्सेस. इसको 500 ले लें, इसको 1000 ले लेते हैं, इसको 1500 ले लेते हैं, इसको 2000 ले लेते हैं, और आखिरी वाले को मेरे ख्याल से इसमें एडजस्ट हो जाएगा, राइट? चलो, ठीक है. सो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दी हुई है, और वो हमसे कह रहे हैं कि प्रोपेनॉन का स्केच ड्रॉ करो. सो हम बेसिकली क्या करेंगे, ओके, इसका हाफ करो, इसका हाफ होगा तो यहां पर वैल्यू आएगी. एग्जैक्टली, यस और नो? मैं हाफ करता हूं पहले तो इसकी, से ये पॉइंट मैं चेक कर लूं पहले.
ठीक है, उसके बाद आपके पास पॉइंट वन का हाफ करें, ये तो बॉक्सेस मुझसे रीड ही नहीं हो रहे यार, 0.5, सो 0.5 में समवेयर अराउंड हियर, और 0.05 का क्या होगा, 0.025, सो 0.025 नहीं यार, ओके बेटा जरा चेक कीजिएगा आप लोग वैल्यूज ना, मुझसे वैल्यूज नजर नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। देखो ये वाला मैंने सही लगाया है ना, और 0.025 समवेयर अराउंड यहां आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, आप देखिए, बड़ी मुश्किल से बना है भाई। सही है, चलो मैं इसको क्रॉस किया हुआ है मैंने, लेकिन अब मैं यहां से हाफ लाइफ निकालते हैं यार, ये आ जाएगा यहां से हाफ लाइफ। ये टाइम कितना आ रहा है बेटा हमारे पास यहां से यहां तक, कैन यू गाइस चेक एंड लेट मी नो। ये फर्स्ट हाफ लाइफ है मेरे पास और ये तकरीबन आ रही है 6:30, आप चेक कीजिएगा प्लीज। हाँ सही है, फिर यहां से यहां तक ये टोटल टाइम हमारा बन रहा है 1260, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 6:30 से, तो ये कितना बन रही हाफ 6:30, और फिर ये, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है हमारे पास, तकरीबन 1890 माइनस 1260 कितना होगा 6:30, तो कांस्टेंट हाफ लाइफ आ रही है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो कुछ वर्किंग करनी थी हमें इस तरह से, ट्रिकी है लेकिन अलर्ट रहना। H2PO2 negative reacts with hydroxide ions. Table shows results of a series of experiments used to investigate the rate of this reaction. Rate of reaction investigate कर रहे हैं। वो कह रहे हैं the volume of hydrogen was measured under room conditions. Use the molar volume of gas and the data from experiment 1 to calculate the rate of reaction in mole per dm cube second inverse. Okay. So ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 60 सेकेंड्स ये डिटरमिन किए उन्होंने, कॉन्सेंट्रेशंस भी गिवन है हमारे पास, राइट। वो कह रहे हैं यूज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम तो आरटीपी होता है, राइट। ठीक है, क्योंकि उसने रूम कंडीशन कहा हुआ है यहाँ पर मुझे, तो इसका मतलब या तो मैं 24, मैं यहाँ पर 24,000 सीएम क्यूब यूज करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सीएम क्यूब में गिवन है आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो बेटा मैं सिंपल सा काम क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेता हूं मैं, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 6.4 डिवाइडेड बाय 24,000 सीएम क्यूब। सर आप 6.4 पहला वाला वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे कैटेगोरिकली क्वेश्चन के अंदर कहा है कि यूज डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, राइट। तो मुझे बताइए यहां से वैल्यू क्या आएगी आपके पास,
एक्सपोनेंट माइनस 4 मोल्स, राइट। अब नोट कीजिएगा 60 सेकेंड्स के अंदर आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है 2.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स, है ना जी। और रेट हमेशा 1 सेकंड में कैलकुलेट होता है, वो कह रहा है यहां पर आपसे, तो रेट 1 सेकंड में कैलकुलेट होगा तो कितना होगा 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो आप यहां लिख दीजिए 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, फिर वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि द रेट इक्वेशन वाज फाउंड टू बी दिस। अच्छा, उन्होंने रेट इक्वेशन बता दी, इसका ऑर्डर क्या है फर्स्ट और इसका ऑर्डर क्या है सेकंड। वो कह रहे हैं शो दैट द डेटा इन टेबल 2.1 इज कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन। दैट्स इंपॉर्टेंट, यानी एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको। तो हम सबसे पहले H2PO4 की एक्सप्लेनेशन देते हैं। या H2PO2 नेगेटिव। अच्छा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 की जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो रही है आपके सामने, ऐसा ही है। जब एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 की कंसंट्रेशन डबल होगी तो वॉल्यूम देखें वो भी डबल हो रहा है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट। हम यहां लिखते हैं ये बात, concentration in experiment 1 and 2 is doubled, so volume is doubled, hence so volume is doubled also, hence with respect to H2PO2 negative order is first। अब हम डिस्कशन करेंगे फॉर OH नेगेटिव आयन। अच्छा जी, आप नोट कीजिएगा एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में ये कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है, जबकि टाइम जो है वो मोस्ट लाइकली 3/4 हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। चेक कर सकते हैं कि H2PO2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1 और 3 के अंदर 3 टाइम्स हो रही है, OH की 2 टाइम्स हो रही है, लेकिन रेट जो है वो 3/4 फॉल हो रहा है, कम हो रहा है ना। सो मैथमेटिकली इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि इन एक्सपेरिमेंट 1 and 3 concentration of H2PO2 negative is tripled concentration of hydroxide ion is doubled while volume of hydrogen gas falls to 3/4। बोले yes or no? Hence
hence order with respect to OH negative ion is second. ये सेकंड ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा है, ये ट्रिपल हो रहा है, एक जगह डबल हो रहा है, एक जगह 3 4 फॉल हो रहा है, तो उसके लिहाज से रेट क्वाड्रपल ही हो रहा है ना, क्वाड्रपल टाइम्स फॉल हो रहा है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं स्टेट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अच्छा, रेट की यूनिट निकाल, रेट कांस्टेंट यूनिट, ओके। सो हमारे पास बेटा रेट इक्वेशन गिवन थी, रेट इक्वल्स टू के, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है उसने, H2PO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव उसको, ओके। अबे यार ये होगा ना, H2PO2 नेगेटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन का स्क्वायर। तो मुझे के की यूनिट निकालनी है, तो निकल जाएगी बेटा इसकी, तो यूनिट तो बहुत आसान है, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स इक्वल्स टू के। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6, ठीक है ना, स्क्वायर की वजह से डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स इक्वल्स टू के, ये यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल क्यूब डीएम माइनस 9, तो यहां से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल इनवर्स 2 डीएम 6 सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो, वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन। भाई OH नेगेटिव आयन को लार्ज एक्सेस ले लिया, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं अंडर दीज कंडीशंस द रेट इक्वेशन इज दिस, यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस आयन फर्स्ट ऑर्डर है, वो कह रहा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, ओके। सो हमारे पास फॉर्मूला है T half equals to 0.693 over K (0.693 divided by K, K की वैल्यू है 8.25 into 10 to the power minus 5, तो यहां से T हाफ कितना होगा आपके पास, सॉरी बेटे 8400, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा 8400, ऑलराइट, एनी इशू। अब देखिए स्लो स्टेप रिएक्शंस की भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि भाई स्लो स्टेप के रिएक्शंस कैसे करने हैं। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं द रेट of reaction between metal ion was stated, the following 3 step mechanisms has been suggested for this reaction. Step 1 is the rate determining step, okay, explain the meaning of the term rate determining step। तो भाई rate determining step जो होता है उसके थ्रू rate of reaction मालूम किया जाता है, right, और वो slow step होता है, तो slow step is rate determining step। तो कह रहे हैं use this mechanism to determine the overall equation for this overall equation। तो नोट करो, ये इंटरमीडिएट हुआ कैंसिल, ये भी इंटरमीडिएट कैंसिल, सो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या होगी 2Ce4 प्लस प्लस अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट राइट, तो ये हो जाएगा Tl प्लस एरो 2Ce3 प्लस प्लस Tl3 प्लस, मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, जितने इंटरमीडिएट से सब कैंसिल, और इंटरमीडिएट पहचानने का तरीका बताया मैंने आपको, सो मैं यहां पर लिखूंगा, ये लिखना पड़ेगा पूरा 2Ce4 प्लस प्लस
Tl positive, arrow Tl 3 plus 2 Ce 3 plus. Agreed on that? कोई इशू तो नहीं है? वो आपसे पूछे सजेस्ट द रोल ऑफ Mn2 plus ion in this mechanism, explain your answer. आप नोटिस करें हमने रिएक्शन किससे स्टार्ट किया था? Mn2 plus ions से। हमें वापस क्या मिल रहा है? Mn2 plus ions। इसका मतलब Mn2 plus ions acts as a catalyst। और कौन सा कैटलिस्ट? होमोजेनियस, क्योंकि सारे के सारे आयंस हैं, सबका मीडियम एक्वस होगा। Homogeneous catalyst because it is recovered after the reaction. सही है? नेक्स्ट देखिए, a three-step mechanism for this reaction is shown. Use this mechanism to deduce the overall equation for this reaction. Again, ये कैंसिल होगा इससे, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, ये OH नेगेटिव आयन भी कैंसिल होंगे इससे, H2O भी कैंसिल होगा। So what's left now? ClO negative plus iodine, arrow IO negative plus Cl negative, right? इसको लिखते हैं इक्वेशन को। मुझे बता दीजिएगा अगर कोई मिस्टेक करूं बेटा। हाँ, ClO नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, एरो IO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट? वो कह रहे हैं आपसे आइडेंटिफाई द स्टेप दैट इन्वॉल्व्स अ रीडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। सो भाई रीडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दूसरा रिड्यूस हो रहा हो। आप नोट करें, यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि इस मॉलिक्यूल में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इसका मतलब आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेयरएज यहां पर क्लोरीन क्या है? +1, और यहां पर क्लोरीन क्या है? -1। इसका मतलब क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो मेरा जवाब होगा स्टेप 2 redox। क्यों भाई क्यों? ये एग्जामिनर को लिख के दे देते हैं। कन्वर्टिंग इनटू HIO, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है तो टेक्निकली वो -1 से कितनी हो रही है? +1। सही है? अच्छा, दूसरा क्या है? ClO नेगेटिव से Cl नेगेटिव, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां हो रहा है? +1 टू -1। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सही है? कोई इशू तो नहीं है? नेक्स्ट देखिए, a four-step mechanism is suggested for the overall reaction. ये एक मैकेनिज्म है, 4 स्टेप मैकेनिज्म है, उसकी रेट इक्वेशन उठा के एग्जामिनर ने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसका ऑर्डर फर्स्ट है, इसका भी ऑर्डर फर्स्ट है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, राइट? वो कह रहे हैं पार्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म इज शोन। ये स्टेप 1 है, और इस स्टेप 1 में आप नोट कर रहे हैं जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन है ना? मैंने पढ़ाते भी कहा था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन है। फिर स्टेप 2 में ये टर्शियरी कार्बोकैटायन प्रोडक्ट बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, याद आया? ये बनी थी। आप लोग पूछ रहे थे ना कि यार ये मैकेनिज्म आता है या नहीं आता, तो देखें ये आया हुआ है मैकेनिज्म, उसमें सवाल आ गया है। ठीक है, इससे पहले कभी नहीं आया लेकिन अब आ गया है। फिर स्टेप 3 मिसिंग है और स्टेप 4
इक्वेशन फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 में अगर आपको याद हो, हमारे पास एल्कीन थी, याद आया? उससे लिखे नहीं जा रहा है, मैं यहां लिखता हूं। एल्कीन बनी थी मैकेनिज्म में, आप चाहें तो नोट्स में चेक कीजिएगा, मैकेनिज्म में चेक कीजिएगा। उसको हमने किससे रिएक्शन करवाया था? आयोडीन से। और जब आयोडीन से रिएक्शन करवाया था तो एक प्रोडक्ट बनी थी। उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर मैं इस तरह से लिख के दे रहा हूं, जैसे मैंने क्लास में लिखा था वैसे यहां पर लिख के दे रहा हूं। ये आयोडीन अटैच हुआ था और CH2 आयोडीन, याद आया आपको? फिर हमने कहा था कि रीअरेंजमेंट कर लेते, राइट? तो ये स्टेप 3 हो गया हमारा। वेरी गुड। CH3COH double bond CH2 plus I2 arrow CH3 COH iodine and CH2I, राइट? फिर वो आपसे कह रहे हैं कि शो सजेस्ट द स्लो स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। जी, स्लो स्टेप रिएक्शन कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, आप नोट करें, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हुए होंगे। तो बताइए 1 2 3 4 में कहां स्टेप दोनों के दोनों इन्वॉल्व हुए हैं? स्टेप 1 में इन्वॉल्व हुए ना। तो हम ये लिखेंगे स्टेप, बिकॉज बोथ propanol and hydrogen ion are involved in the slow step reaction. वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई वन कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर इन द मैकेनिज्म। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये हो जाएगा CH3 C प्लस OH CH3, सही है? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, राइट? तो इसमें से कॉन्जुगेट बेस तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, राइट? तो मैं जाहिर सी बात है ये भी नहीं ले सकता हूं, ये तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ये भी नहीं ले सकता हूं, ये भी नहीं ले सकता हूं, ये भी नहीं ले सकता हूं, ये भी नहीं ले सकता हूं। फिर क्या रह गया मेरे पास? फिर ये रह गया मेरे ख्याल से, तो हम इसको लिख देते हैं, और कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रही। वो आरपी जाके डेट कराती, मतलब जो टोटल ओवरऑल में एक ही डेट है। तो वो HI रिमूव होगा ना बेटा। आप मेरा मैकेनिज्म देखना, इसने कितने स्टेप शो किए? मैं मैंने बताया है कि वो फाइनल कैसे बनेगी? रीअरेंजमेंट की वजह से बनेगी। उस रीअरेंजमेंट के अंदर HI का रिमूवल हुआ, एग्जामिनर ने वो स्टेप नहीं दिया, आपको मिस कर दिया है, उसने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है? तो अगर हम एक आय पे बताए इसके तो एक्सेप्टेबल होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसको लिख कर दे दिया है, स्क्वीज किया है, ताकि वो उसके हिसाब से क्वेश्चन को, ये मत समझिएगा कि उसने, हमने 5 स्टेप, ठीक है? Iodines reacts with acidified hydrogen peroxide as shown. The initial rate of reaction is found to be first order with respect to iodide. चलिए जी, ये पता चल गया आपको कि iodide का फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर with respect to H2O2, zero order with respect to hydrogen ion. I think भी हमने किया हुआ है। Shows a possible 4-step mechanism for this reaction. Suggest which of the step 1, 2, 3 or 4 in this mechanism is the rate determining step. यार iodide का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है ना? और H2O2 का भी ऑर्डर क्या है? फर्स्ट। इसका मतलब उन दोनों को स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होना चाहिए था।
तो देखिए दोनों कहां पर स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्स्ट में हो रहे हैं, तो लिखते हैं यहां पर स्टेप 1। स्टेप 1 is the slow step reaction because both H2O2 and iodide ion are involved in the slow step reaction। फिर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई in figure 4.1 that involves a redox reaction। explain your answer in terms of oxidation number। आपके पास है राइट डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, बोले यस और नो। I think step 1, I think step 1 step 1 एक मिनट, ये भी तो कर सकते हैं हम कि हम इसको कैंसिल करें, हम इसको कैंसिल करें, हम इसको भी कैंसिल कर दें, हम इसको भी कैंसिल कर दें। whatever left is going to be the reaction H2O2 plus iodide ion, iodide 2 हो जाएंगे ना, 2 iodide ion एरो I2 प्लस H2O प्लस 2H2O, राइट। सो हम देखें यहां पर ये कर सकते हैं, ये ट्रिकी है बहुत, ये इंटरमीडिएट कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, राइट, ये OH माइनस कैंसिल। सो वॉट एवर लेफ्ट इज द फाइनल इक्वेशन। तो बेटा ये स्टेप 1 के बजाय हम इसको इस तरह से कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हो जाएगा H2O2 प्लस 2 iodide ions प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस एरो, ये हो जाएगा I2 प्लस 2H2O में। तो अब नोट कीजिए आयोडाइड आयंस इसका -1 से क्या होगा 0, ये हो जाएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, राइट। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू व्हाट -1। वो हो सकता है मैंने पहले स्टेप 1 लिखा था, हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं ना थोड़ा सा। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है -1, और H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -2। डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, -1 से -2 इज गोइंग टू बी डिक्रीज। सो हम लिख देते हैं कि H2O2 इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू H2O। सो ये बेसिकली हो रहा है -1 टू -2, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम स्टेप 1 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं आंसर, वो कोई इशू नहीं है।
Suggest the role of HIO in this mechanism. बेटा HIO का रोल क्या होगा? Intermediate होगा, because it is cancelling out. और HIO बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर भी रहा है ना? ये भी देख लीजिए मैकेनिज्म में। तो HIO is also an oxidizing agent. Oxidize iodide into iodine. And I believe कि अब क्वेश्चंस हो जाएंगे।